ट्यूइलरीज में छोटा कक्ष। ट्यूइलरीज में छोटा कक्ष। आइए व्हीलफोर को पेरिस की सड़क पर पूरी गति से आगे बढ़ते हुए छोड़ दें, हर पड़ाव पर अतिरिक्त घोड़े बदलते हुए। और उससे पहले ट्यूइलरीज के उस छोटे कक्ष में प्रवेश करें जो 2-3 कमरों के भीतर स्थित था, जिसकी धनुषाकार खिड़की प्रसिद्ध थी। पहले नेपोलियन की प्रिय अध्ययन स्थली होने के कारण, फिर राजा लुई 18वें की, और आज राजा लुई फिलिप की। यहाँ हार्टवेल से लाए गए अखरोट की लकड़ी के एक मेज के सामने बैठे हुए, जिससे वह महान व्यक्तियों में सामान्य पाई जाने वाली उन छोटी छोटी आदतों में से एक के कारण विशेष लगाव रखते थे। राजा लुई 18वां बिना विशेष ध्यान दिए 50 से 52 वर्ष के बीच आयु के एक व्यक्ति की बात सुन रहा था, जिसके बाल धूसर थे, चेहरे की रेखाएं कुलीन थीं, और जिसका पहनावा अत्यंत सुसज्जित था। और साथ ही होरास की एक प्रतिमय हाशिए हाशिए पर टिप्पणियां लिख रहा था। ग्राइफियस संस्करण, जो अत्यधिक प्रशंसित था, पर प्रायः अशुद्ध भी, और जो महाराज की भाषा शास्त्रीय टिप्पणियों में कुछ कम योगदान नहीं देता था। आप कह रहे थे, राजा ने पूछा, कि मैं अत्यंत व्याकुल महसूस कर रहा हूं। सच में? क्या आपने संयोग से 7 मोटी और 7 दुबली गायों का स्वप्न देखा है? नहीं, क्योंकि वह तो केवल 7 वर्षों की समृद्धि और 7 वर्षों के अकाल का संकेत देता, और ऐसे दूरदर्शी राजा के अधीन हमें अकाल का भय नहीं होना चाहिए। तो फिर कौन सी अन्य विपत्ति हमें ग्रसित कर सकती है, मेरे प्रिय ब्लाकास? मुझे पूरा विश्वास है कि महाराज, दक्षिण दिशा से एक तूफान उठने वाला है, और मैं, मेरे प्रिय ड्यूक, लुई 18वें ने उत्तर दिया, समझता हूं कि आप अत्यंत गलत सूचना पर आधारित हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वहां का मौसम इसके विपरीत अत्यंत अच्छा है। कुछ बुद्धि के व्यक्ति होने के बावजूद लुई 18वां सरल हास्य में लिप्त होना पसंद करता था। महाराज, ब्लाकास ने आगे कहा, यदि केवल अपने निष्ठावान सेवक को आश्वस्त करने के लिए ही सही, तो क्या आपकी महामहिम कुछ विश्वसनीय व्यक्तियों को लांगडॉक, प्रोवांस और दौफिने नहीं भेज सकती, ताकि वे इन 3 प्रांतों की भावना पर रिपोर्ट दें? कैनिमुस सुरदिस, राजा ने उत्तर दिया, हॉरास पर अपनी टिप्पणी जारी रखते हुए। दरबारी हंसा, यह दिखाने के लिए कि वह वेनुसिया के कवि के शब्द समझता है। आपकी महामहिम को फ्रांसीसियों की निष्ठा पर भरोसा करने का पूरा अधिकार है, पर मुझे लगता है कि किसी दुस्साहसिक प्रयास की आशंका करना पूरी तरह अनुचित नहीं है। किसके द्वारा? बोनापार्ट द्वारा, या कम से कम उसके गुट द्वारा। मेरे प्रिय ब्लाकास, राजा ने कहा, आप अपनी इन भयानक कथाओं से मेरे कार्य में बाधा डाल रहे हैं, और आप महाराज, आपकी सुरक्षा की चिंता से मुझे नींद से वंचित कर रहे हैं। एक क्षण, मेरे अच्छे मित्र, एक क्षण रुकिए। यहाँ मेरे पास पास्टोरकुम त्राहिरेट पंक्ति पर एक अत्यंत सूक्ष्म टिप्पणी है। मुझे इसे पूरा कर लेने दीजिए, फिर आप आगे कहिए। कुछ क्षणों का मौन छा गया, जब लुई 18वें ने अपनी लिखावट को जितना संभव हो उतना सूक्ष्म बनाते हुए होरास के हाशिए में एक नई टिप्पणी लिखी। फिर टिप्पणी पूरी होने पर उसने उस व्यक्ति की संतुष्टि भरी दृष्टि से ऊपर देखा जो किसी और के विचार पर टिप्पणी करके स्वयं को खोजकर्ता समझता है, और कहा, जारी रखिए मेरे प्रिय ड्यूक, जारी रखिए, मैं सुन रहा हूं। महाराज, प्लाकास ने कहा, जिसने कुछ समय के लिए व्हील फॉर का उपयोग अपने हित में करने की आशा की थी। मुझे आपको यह बताना होगा कि जो समाचार मुझे व्याकुल कर रहा है वह कोई अस्पष्ट फुसफुसाहट नहीं है, न ही निराधार अफवाह। एक विवेकशील व्यक्ति, जिस पर मुझे पूर्ण विश्वास है,
और जिसे मैंने दक्षिण पर दृष्टि रखने का कार्य सौंपा था। ये कहते हुए ड्यूक कुछ क्षण रुका। अब भी अभी अत्यंत शीघ्रता से आकर मुझे यह बताने पहुंचा है कि राजा के लिए एक गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा है। इसी कारण महाराज, मैं तुरंत यहाँ आया। माला ड्यूसिस आवी डोमुम, लुई 18वें ने एक और टिप्पणी लिखते हुए कहा। क्या आपकी महामहिम मुझे इस विषय पर और कुछ न कहने का आदेश दे रही हैं? नहीं, मेरे प्रिय ड्यूक, पर अपना हाथ आगे बढ़ाइए। कौन सा? जो चाहें वहां, बाईं ओर। यहाँ महाराज? मैं बाईं कह रहा हूं और आप दाईं देख रहे हैं। मेरा बायां, वहां। मिल गया। आपको वहां पुलिस मंत्री की कल की तिथि की रिपोर्ट मिलनी चाहिए। पर यहां तो स्वयं दांद्रे आ गए हैं। आपने दांद्रे ही कहा था, है ना? राजा ने द्वारपाल की ओर मुड़ते हुए कहा, जिसने वास्तव में अभी अभी पुलिस मंत्री की घोषणा की थी। हाँ महाराज, बैरन दांद्रे, द्वारपाल ने दोहराया। बस वही, बैरन, लुई 18वें ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आइए, बैरन, और ड्यूक को बोनापार्ट के विषय में अपनी नवीनतम सूचना दीजिए। स्थिति चाहे जितनी भी गंभीर हो, हमसे कुछ न छिपाइए। तो बताइए, क्या एल्बा द्वीप एक ज्वालामुखी नहीं है? और क्या उससे युद्ध भड़क उठेगा? दहकता और उग्र, बेला, होरिदा बेला। दांद्रे शालीनता से एक कुर्सी की पीठ से टिक गया, दोनों हाथ उस पर रखे हुए, और बोला, क्या आपकी महामहिम ने कल की तिथि की मेरी रिपोर्ट देखने की कृपा की? हाँ, निस्संदेह। पर ड्यूक को बताइए कि उसमें क्या था, क्योंकि वह उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उन्हें उस सब की जानकारी दीजिए जो वह हड़पने वाला अपने द्वीप पर कर रहा है। ड्यूक, बैरन ने कहा, महाराज के सभी सेवकों को एल्बा से प्राप्त नवीनतम समाचारों पर प्रसन्न होना चाहिए। बोनापार्ट। दांद्रे ने लुई 18वें की ओर देखा, जो टिप्पणी लिखने में व्यस्त थे, और उन्होंने सिर तक नहीं उठाया। बोनापार्ट, बैरन ने आगे कहा, घोर रूप से मर रहा है। वह पूरे दिन पोर्तो लोंगोने में अपने खनिकों को काम करते देखता रहता है और मनोरंजन के लिए खुजलाता रहता है। राजा ने कहा। खुजलाता है? ड्यूक ने पूछा। आपका क्या आशय है महाराज? हाँ, मेरे प्रिय ड्यूक, क्या आप भूल गए कि यह महान व्यक्ति, यह नायक, यह अर्धदेव एक चर्म रोग प्रूरिगो से अत्यंत पीड़ित रहता है? और भी है ड्यूक, पुलिस मंत्री ने कहा। हम लगभग निश्चित हैं कि वह हड़पने वाला शीघ्र ही पागल हो जाएगा। पागल? पूरी तरह। उसका मस्तिष्क शिथिल हो रहा है। कभी वह फूट फूट कर रोता है, तो कभी उन्माद में हंसता है। कई बार वह घंटों समुद्र तट पर बैठकर कंकड़ उछालने का खेल खेलता रहता है, और जब कोई कंकड़ 5 या 6 छलांगे लगा लेता है, तो वह उतना ही संतुष्ट दिखता है मानो उसने मारेंगो या ऑस्ट्रेलिट्ज की कोई और लड़ाई जीत ली हो। आपको मानना होगा कि ये उन्माद के लक्षण हैं। या फिर बुद्धिमत्ता के, बैरन, या बुद्धिमत्ता के, लुई 18वें ने हंसते हुए कहा। प्राचीन काल के महान सेनानायक भी अपने मन को ताज़ा करने के लिए कंकड़ उछालने का खेल खेलते थे। प्लूटार्क की स्किपियो अफ्रीकानुस की जीवनी देखिए। इन दो प्रकार की निश्चिंतताओं के बीच ब्लाकास निरुत्तर रह गया। विल्फोर, जो नहीं चाहता था कि वह सब कुछ बताए ताकि कोई और उसके रहस्य से मिलने वाले समस्त लाभ को न छीन ले, फिर भी इतना कह चुका था कि ब्लाकास अत्यंत चिंतित हो गया। जारी रखिए दांद्रे, जारी रखिए, लुई 18वें ने कहा। ब्लाकास अभी संतुष्ट नहीं हुए हैं। उन्हें उस हड़पने वाले के रूपांतरण के बारे में बताइए। पुलिस मंत्री ने सिर झुकाया। हड़पने वाले का रूपांतरण?
ड्यूक ने बुदबुदाते हुए कहा। राजा और दांद्रे की ओर देखते हुए, जो बारी-बारी से ऐसे बोल रहे थे, मानो वर्जिल के दो चरवाहे हों। क्या उस हड़पने वाले का रूपांतरण हो गया है? पूरी तरह, मेरे प्रिय ड्यूक। सही सिद्धांतों की ओर समझाइए, बैरन। सच्चाई ये है, ड्यूक, मंत्री ने अत्यंत गंभीरता से कहा। नेपोलियन ने हाल ही में अपने सैनिकों की समीक्षा की, और जब उसके 2-3 पुराने ग्रेनाडियरों ने, जिन्हें वह स्वयं अपने बूढ़े सिपाही कहता मशीमठी कहता है, फ्रांस लौटने की इच्छा प्रकट की, तो उसने उन्हें अनुमति दी और उनसे अपने अच्छे राजा की सेवा करने का आग्रह किया। यही उसके शब्द थे, ड्यूक। मुझे इसकी पूर्ण पुष्टि है। तो अब, ब्लाकास, आप क्या कहते हैं? राजा ने विजयी भाव से पूछा, क्षण भर के लिए अपने पास खुली विद्वत्तापूर्ण पुस्तक से ध्यान हटाकर। मैं यह कहता हूं, महाराज, ब्लाकास ने उत्तर दिया, कि या तो पुलिस मंत्री भ्रमित हैं या मैं। पर चूंकि यह असंभव है कि वह व्यक्ति भ्रमित हो जो आपकी महामहिम की सुरक्षा और सम्मान का दायित्व निभाता है, इसलिए संभवतः मैं ही गलत हूं। तथापि महाराज, आपकी जगह होता तो मैं उस व्यक्ति से भेंट करना चाहता जिसके विषय में मैंने कहा है, और मैं आग्रह करता कि आपकी महामहिम उसे यह सम्मान प्रदान करें। निस्संदेह, ड्यूक, आपके आग्रह पर मैं जिसे चाहे उससे भेंट करूंगा, पर मैं यह पूरी तैयारी के साथ करना चाहता हूं। मंत्री, क्या आपके पास इस रिपोर्ट से अधिक नवीन कोई सूचना है? ये तो 20 फरवरी की तिथि की है, और आज तो 30 मार्च है। नहीं महाराज, पर मैं हर क्षण एक की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं आज प्रातःकाल से बाहर था, और संभव है कि मेरी अनुपस्थिति में वह आ गई हो। तो प्रीफेक्चर जाइए, और यदि वहां न हो, लुई 18वें ने हंसते हुए कहा, तो एक बना लीजिए। क्या यही प्रक्रिया नहीं है? ओह महाराज, मंत्री ने कहा, ईश्वर का धन्यवाद है कि इस विषय में कुछ भी गढ़ने की आवश्यकता नहीं। प्रतिदिन हमारे कार्यालयों में सबसे विस्तृत निंदा पत्रों की बाढ़ आ जाती है। उन दयनीय लोगों की कृति जो उन सेवाओं के लिए थोड़ी सी कृतज्ञता की आशा रखते हैं जिन्हें वे करते ही नहीं, यद्यपि करना चाहें। वे संयोग पर दांव लगाते हैं, इस आशा में कि किसी दिन कोई अप्रत्याशित घटना उनकी भविष्यवाणियों को कुछ वास्तविकता प्रदान कर दे। ठीक है, तो जाइए, लुई 18वें ने कहा, और याद रखिए, मैं आपकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं विलंब नहीं करूंगा महाराज, 10 मिनट में लौट आऊंगा। और मैं महाराज, ब्लाकास ने कहा, अपना दूत लेने जाऊंगा। रुकिए, रुकिए, लुई 18वें ने कहा, ब्लाकास, मुझे सचमुच आपके कुल चिह्न में परिवर्तन करना चाहिए। मैं आपको फैले हुए पंखों वाला एक गरुड़ दूंगा जो अपने पंजों में उस शिकार को दबोचे हुए हो जो व्यर्थ ही बचने का प्रयास कर रहा हो, और उस पर यह सूत्र होगा, 10x। मैं सुन रहा हूं महाराज, ब्लाकास ने अधीरता से हाथ मरोड़ते हुए कहा। मैं इस पाठ के विषय में आपसे परामर्श करना चाहता हूं, मोल्ली फॉजेंस अनहेलितु। आप जानते हैं, यह उस हिरण से संबंधित है जो भेड़िए से भाग रहा है। आप एक महान शिकारी हैं, ऐसा मेरा विश्वास है, और भेड़ियों के विशेषज्ञ भी। इन दोनों हैसियतों से आप इस मोल्ली अनहेलितु के विषय में क्या सोचते हैं? अद्भुत महाराज, पर मेरा दूत उसी हिरण के समान है जिसका आपने उल्लेख किया, क्योंकि उसने केवल 3 दिनों में सड़क मार्ग से 200 लीग की दूरी तय की है। उसने बहुत शक्ति और बहुत परिश्रम व्यय किया है, मेरे प्रिय ड्यूक, राजा ने कहा, जबकि हमारे पास तार है जो केवल 3 या
4 घंटे लेता है और तनिक भी हाँफे बिना यह कार्य कर देता है। महाराज, ये उस बेचारे युवक के लिए बहुत अल्प प्रतिफल है, जो इतनी दूर से और इतने उत्साह के साथ आपकी महामहिम को महत्वपूर्ण समाचार देने आया है। कम से कम देश साल्वियों के कारण, जिन्होंने उसे मेरे पास भेजा है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उसे भली-भाँति ग्रहण करें। देश साल्वियो, मेरे भ्राता के कक्षपाल? वही, पर वह तो मार्सेई में है। वहाँ से ही वह मुझे लिख रहा है। क्या वह भी आपसे इस षड्यंत्र के विषय में लिखता है? नहीं, पर वह मुझे विलफोर की सिफारिश करता है और निर्देश देता है कि मैं उसे आपकी महामहिम के समक्ष उपस्थित करूं। विलफोर? राजा ने पुकारा। क्या यह दूत विलफोर है? हाँ महाराज, और वही मार्सेई से आया है। स्वयं? तो आपने मुझे उसका नाम तुरंत क्यों नहीं बताया? राजा ने पूछा, उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता की छाया उभरते हुए। महाराज, मुझे लगा कि आपकी महामहिम उस नाम को नहीं जानेंगी। ऐसा नहीं है, ब्लाकास, ऐसा नहीं है। वह एक गंभीर युवक है, सुसंस्कृत है और सबसे बढ़कर महत्वाकांक्षी है। और ईश्वर की शपथ, आप उसके पिता का नाम जानते हैं? उसके पिता? हाँ, नोरतिये। नोरतिये, गिरोंदा, नोरतिये, सीनेटर। ठीक वही। और आपकी महामहिम ने ऐसे व्यक्ति के पुत्र को पद प्रदान किया है। ब्लाकास, मेरे मित्र, आप कुछ भी नहीं समझते। मैंने आपको बताया था कि विलफोर महत्वाकांक्षी है। आगे बढ़ने के लिए विलफोर सब कुछ बलि चढ़ा देगा, यहां तक कि अपने पिता को भी। तो क्या मैं उसे भीतर आने दूं, महाराज? इसी क्षण, ड्यूक। वह कहाँ है? वह नीचे मेरी गाड़ी में मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। जाइए और उसे ले आइए। तुरंत ड्यूक युवा व्यक्ति की सी फुर्ती के साथ चला गया। उसकी निष्कपट राजनिष्ठा की ऊष्मा ने उसकी आयु से मानो 20 वर्ष घटा दिए थे। अकेला रह जाने पर लुई 18वां अपनी अध खुली होरास की पुस्तक की ओर फिर मुड़ा और बुदबुदाया, जस्टुम एट टेनेक्स प्रोपोसिटिविरुम। ब्लाकास उतनी ही शीघ्रता से सीढ़ियां चढ़कर लौट आया जितनी तेजी से वह उतरा था। पर प्रतीक्षा कक्ष में उसे राजा के अधिकार का सहारा लेना पड़ा। व्हीलफोर का धूल से सना कोट और उसका सामान्य हुलिया, जो दरबार की वेशभूषा से किसी प्रकार मेल नहीं खाता था, ब्रेजे को अप्रिय लगा। वह इस बात से चकित था कि कोई युवक इतनी साधारण पोशाक में राजा के सामने उपस्थित होने का साहस कर सकता है। पर ड्यूक ने एक ही वाक्य में उसके आपत्तियों को दूर कर दिया। राजा का आदेश। और यद्यपि समारोह प्रमुख औपचारिकता के लिए बुदबुदाता रहा, विलफोर को राजकीय उपस्थिति में ले जाया गया। राजा ठीक वहीं बैठे थे जहां ड्यूक उन्हें छोड़कर गया था। द्वार खुलते ही विलफोर स्वयं को सीधे उनके सामने पाया और युवा विधिवेत्ता का पहला आवेग वहीं ठिठक जाने का था। आइए, विलफोर, राजा ने कहा। आइए। विलफोर ने झुककर अभिवादन किया और कुछ कदम आगे बढ़ा, राजा के प्रश्न करने की प्रतीक्षा करते हुए। विलफोर, राजा ने आगे कहा, ड्यूक ब्लाकास का कहना है कि आपको हमें कुछ महत्वपूर्ण बताना है। महाराज, ड्यूक ठीक कहते हैं और मुझे आशा है कि आपकी महामहिम भी ऐसा ही स्वीकार करेंगी। सबसे पहले, किसी और बात से पूर्व, क्या आपके विचार में यह मामला उतना ही गंभीर है जितना मुझे बताया गया है? महाराज, मैं इसे अत्यावश्यक मानता हूं, पर मुझे आशा है कि मेरे प्रयासों के कारण यह अपूरणीय नहीं होगा। जितना समय चाहे लीजिए, राजा ने कहा, जो ब्लाकास के चेहरे पर देखी गई भावनाओं और विलफोर की स्वर तनाव से प्रभावित होने लगे थे।
बोलिए, और सबसे बढ़कर आरंभ से आरंभ कीजिए। मुझे हर बात में क्रम प्रिय है। महाराज, वीलफोर ने कहा, मैं आपकी महामहिम को सत्य विवरण दूंगा, पर यदि अपनी उत्कंठा में मैं उतनी स्पष्टता से न कह पाऊं जितनी चाहता हूं, तो कृपया मुझे क्षमा करें। इस विनीत प्रस्तावना के बाद राजा की ओर डाला गया एक त्वरित दृष्टिपात वीलफोर को उसके प्रतिष्ठित श्रोता की कृपा का आश्वासन दे गया, और वह आगे बोला, महाराज, मैं अत्यंत शीघ्रता से पेरिस आया हूं ताकि आपकी महामहिम को यह सूचित कर सकूं कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मैंने उन साधारण और तुच्छ षड्यंत्रों में से किसी एक को नहीं खोजा जो प्रतिदिन जनता और सेना की निम्न पंक्तियों में रचे जाते हैं, बल्कि एक वास्तविक साजिश का पता लगाया है। एक ऐसा भंवर जो उसी सिंहासन को संकट में डाल रहा है जिस पर आपकी महामहिम विराजमान है। हड़पने वाला 3 जहाज़ों को तैयार कर रहा है। वह किसी ऐसे अभियान की योजना बना रहा है जो संभव है निरर्थक हो, पर फिर भी अत्यंत भयावह है। इसी क्षण निस्संदेह वह एल्बा से निकल चुका है। कहाँ के लिए? मैं नहीं जानता, पर निश्चय ही नेपल्स या टस्कनी के तट, या यहाँ तक कि फ्रांस में उतरने के इरादे से। आपकी महामहिम जानती होंगी कि एल्बा द्वीप का शासक इटली और फ्रांस दोनों से संपर्क बनाए हुए हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, राजा ने गहरे चिंतित स्वर में कहा। हाल ही में हमें यह सूचना मिली है कि सेंट जैक सड़क में बोनापार्टवादियों की बैठकें हुई हैं। पर आगे बताइए, आपको यह जानकारी कैसे मिली? महाराज, यह उस पूछताछ का परिणाम है जो मैंने मार्सेई के एक व्यक्ति से की, जिसे मैं कुछ समय से निगरानी में रखे हुए था और जिसे मैंने अपने प्रस्थान के दिन गिरफ्तार किया। यह व्यक्ति एक विद्रोही नाविक, जिसकी बोनापार्टवादी सहानुभूतियों पर मुझे संदेह था, गुप्त रूप से एल्बा द्वीप गया। वहां उसकी भेंट ग्रैंड मार्शल से हुई, जिसने उसे पेरिस के एक बोनापार्टवादी के लिए मौखिक संदेश सौंपा, जिसका नाम मैं उससे उगलवा नहीं सका। पर संदेश यह था कि उस बोनापार्टवादी को अपने समर्थकों को एक वापसी के लिए तैयार करने का आदेश दिया गया है। आप समझते हैं, ये पूछताछ के शब्द हैं। महाराज, एक ऐसी वापसी के लिए जो शीघ्र ही अनिवार्य रूप से घटित होगी। और वह व्यक्ति कहाँ है? लुई 18वें ने पूछा। कारागार में, महाराज। आप इसे गंभीर मानते हैं? इतना गंभीर, महाराज, कि यद्यपि यह घटना एक पारिवारिक उत्सव में बाधक बनी, मेरे मंगनी के उसी दिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी मंगेतर और अपने मित्रों को, और आपकी महामहिम से मिलने के लिए शीघ्रता की, ताकि अपने भय से आपको अवगत करा सकूं और अपनी निष्ठावान भक्ति का आश्वासन दे सकूं। यह सही है, लुई 18वें ने कहा। आपका विवाह सेंट मेराव की कन्या से होने वाला था, है ना? आपकी महामहिम के सबसे निष्ठावान सेवकों में से एक की पुत्री। हाँ, हाँ। पर अब षड्यंत्र पर लौटिए, वीलफोर। महाराज, मुझे भय है कि यह अब केवल षड्यंत्र नहीं रहा। मुझे भय है कि हम एक साजिश से जूझ रहे हैं। राजा मुस्कुराया। आजकल साजिश की कल्पना करना सरल है, पर उसे कार्य रूप देना कठिन, विशेषतः इसलिए कि हाल ही में अपने पूर्वजों के सिंहासन पर पुनः प्रतिष्ठित होने के बाद हमारी दृष्टि अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों पर टिकी है। पिछले 10 महीनों में मेरे मंत्रियों ने दुगुनी सतर्कता बरती है ताकि भूमध्य सागरीय तट भली भांति सुरक्षित रहे। यदि बोनापार्ट नेपल्स में उतरता है, तो पियोम्बिनो पहुंचने से पहले ही संपूर्ण गठबंधन उसके विरुद्ध संगठित हो जाएगा। यदि वह टस्कनी में उतरता है, तो वह शत्रु भूमि पर कदम रखेगा। यदि वह फ्रांस में उतरता है, तो वह थोड़े से लोगों के साथ होगा और हम उसे सहज ही परास्त कर देंगे, क्योंकि वह जनता द्वारा घृणित है। इसलिए भय न कीजिए, फिर भी हमारी राजकीय कृतज्ञता का विश्वास रखिए। आह, दांद्रे आ गए, ड्यूक ब्लाकास ने कहा। उसी क्षण पुलिस मंत्री द्वार पर प्रकट हुआ, पीला,
काँपता हुआ और शून्य दृष्टि से देखता हुआ, मानो किसी तीव्र प्रकाश झलक से चकित हो गया हो। वीलफॉर पीछे हटने को हुआ, पर ब्लाकास ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ थाम लिया।